अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। DGISPR ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज। मुल्क की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम मामलात पर बात की है और साथ साथ पड़ोसियों को भी ज़रा धीमे अंदाज में हद में रहने की तलकीन की है। 71 का हवाला देने वालों को भी लगाम डाली है कि जब चाहें अपना शौक पूरा कर लें, आजमा कर देख लें, तबीयत हरी न कर दी जाए तो कहना मोदी जी इलेक्शन खेल लें, हार जीत का फैसला सुन लें, फिर पाकिस्तान की तरफ देखिएगा। ये बात तो तय है कि इलेक्शन में शायद फिर भी आपके चांसेस बन जाएं। सरहद पार तो रावी आपकी हार ही लिखेगा। अंदरूनी मामलात भी बदल रहे हैं। रावी अब वो कुछ लिखेगा जो पहले शायद कलम इजाज़त न देता या मंजर ही ऐसा ना मिलता। MQM ने पिंडाल सजाया, अवाम का मजमा बुलाया, लेकिन तारीख में भरपूर नज़्म ज़ब्त दिखाने वाली जमात का नज़्म ज़ब्त इतना है कि कुर्सियाँ ही खाली थी। अवाम का दामन भी ऐसे ही खाली है जिन्होंने आपको ऐवानों में पहुँचाया है। बहरहाल सिंध हुकूमत को जलसा पसंद नहीं आया। मुशीर इत्तलात ने MQM और PTI दोनों को सबक पढ़ाया। मुशीर इत्तलात फरमाते हैं पूरे पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो सिंध में हो रहा है और सिंध हुकूमत कर रही है। तो जनाब, सिंध हुकूमत जो सिंध में या कराची में पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है, आप उसे काम कहते हैं? बहरहाल 1 साल बाद मीशा शफी के हैरेसमेंट स्कैंडल का फिर से खूब चर्चा हो रहा है और इस बार ये टॉपिक अली जफर के आंसुओं ने छेड़ दिया है। हम कौन सही कौन गलत जब तक नहीं कह सकते जब तक वाज़ेह सबूत सामने ना आ जाए, लेकिन अली जफर को गलत समझने वाले क्या उनके आंसुओं से उनकी बेगुनाही का यकीन करेंगे? बेगुनाह वो वालिदैन भी हैं जो अपने लखते जिगरों को सिंध हुकूमत की गफलत और कोताही के बाइस जाली डॉक्टर्स की नज़र कर रहे हैं। शायद मसाइल का शिकार आवाम को बोनस मसाइल की सूरत में मिल रहे हैं। जाली डॉक्टर्स, जाली दवाएं और जाली हुक्मरान भी शायद जो सिर्फ अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़ हैं। प्रोग्राम की हेडलाइन आपको दिखा देती हूँ, फिर टॉपिक्स की जाने पर। अगर आर्मी चीफ ने पहले दिन ये बात ना की होती कि बेटा इनके साथ प्यार से डील करना है। इशू ये है कि जिन लोगों को आप वर्गला रहे हैं, हमें उनका ख्याल है, उनकी परेशानियों का, उनके जो दुख है उनका एहसास है, वरना आपको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। PTM को जितनी छूट मिलनी थी मिल गई। प्यार से बात करने का वक्त अब नहीं रहा, लोगों के साथ खेलने का वक्त गुजर गया। मेजर जनरल आसिफ गफूर का 2 टोक ऐलान। मीडिया ब्रीफिंग में कहा लापता अफराद, बारूदी सुरंगों और चेक पोस्टों के खात्मे समेत PTM के मुतालबों पर काम हो रहा है। सवाल किया, जो बंदा फौज की हिमायत में बोलता है वही क्यों मारा जाता है? कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान PTM के हक में क्यों बोलती है? PTM हर उस बंदे से क्यों मिलती है जो फौज मुखालिफ है? आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का? फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं? हमारे वज़ीर आज़म उनको कोई तजवीज़ देते हैं बीइंग पार्ट ऑफ द रिकंसिलिएशन प्रोसेस, तो आप उनके खिलाफ बयान देते हैं। आप रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हैं या अफगानिस्तान का हिस्सा हैं? आप फौज से किस बदले की बात कर रहे हैं कि हम बदला लेंगे, हम लटा देंगे? आप लटा सकते हैं फौज को? नोबडी कैन फाइट द स्टेट। अब हुकूमत ने फैसला किया है और इन तमाम मदरसों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कर दिया। हुकूमत का मदारिस को कौमी धारे में लाने का फैसला। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बड़े इक़दाम की तफसील बता दी। कहा तमाम मदारिस वजारत तालीम के मातहत किए जाएंगे, हायर एजुकेशन बोर्ड के साथ मुंसलिक किया जाएगा। तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि मदारिस के बच्चों को असरी तालीम दी जाए, लेकिन निसाब में नफरत अंगेज़ मवाद नहीं रहेगा। आर्मी चीफ कहते हैं कि अपना फ़िक्का छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। इसी मोटो के तहत उनके सिलेबस में दूसरे फ़िक्के की रिस्पेक्ट देने को इंश्योर किया जाएगा। इतनी उसमें तब्दीली ज़रूर होगी जहाँ भी ज़रूरत है। उसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो उस कमेटी के साथ मिलके उसके सिलेबस में कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट डालेगी। वो मज़ाइल जिस एमुनेशन डिपो के पास गिरे, बताइए ज़रा कि उस एमुनेशन की क्या स्टेट है, वो इस्तेमाल करने के काबिल है कि नहीं है। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के नज़दीक हमारी स्ट्राइक गई, उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में कौन मौजूद था, ये भी बताइए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। भारत सच बताए, हमारी स्ट्राइक से कितने जवान मारे गए? DGISPR का चैलेंज। कहा भारत के 2 जहाज गिराए, मलबा पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की, भारत ने उसका किसी को नहीं बताया। ये 1971 है, नहीं वो फौज। जब चाहे आजमा लें। पाक फौज मुल्क का भरपूर दिफा करेगी, हर किस्म की सलाहियत का इस्तेमाल करेगी। भारत अमन के लिए संजीदा है तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए। बल्दियाती इंतखाबात से पहले
कराची में सियासी महाज गर्म। MKM पाकिस्तान के बाद PTI के पावर शो। फारूक सत्तार का कराची के हालात बदलने का आज़म। सिंध में नए इंतजामिया यूनिट्स बनाने का मुतालबा कर दिया। अनीस कायम खानी की सियासी हरीफों पर तनकीद। बोले मेयर इख्तियारात का रोना रोते हैं, जब दुकानें तोड़ने का काम होता है तो वो मुतारक हो जाते हैं। कराची में तब्दीली नाकाम हो चुकी है। जियाले रहनुमा मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मोहल्ला कौमी मूवमेंट बन चुकी है। PTI को कारकुनों की तरबियत करने का मशवरा भी दे दिया। सबा नूर हलाकत केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम का जाली डॉक्टर होने का एतराफ़। मुलजिम अदनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने बताया एक जाली डिग्री जामिया कराची, दूसरी होम्योपैथिक की है। मुलजिम की अदालत में दुहाइयाँ। बोले बच्ची को दौरे पड़ते हैं, माँ ने पहले ये कंडीशन नहीं बताई थी। सात से आठ में आपको खुशामदीद कहूँगी। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग में कई अहम मामलात पर बात की है। DG ISPR ने बताया कि पाकिस्तान में कोई मुनज़्ज़म दहशतगर्द नेटवर्क मौजूद नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 81,000 से जायद पाकिस्तानी शहीद या जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने $300 बिलियन से ज़्यादा का माशी नुकसान बर्दाश्त किया है। मदारिस से मुतालिक बात की है आज DG ISPR ने, और इस दौरान कहा कि मुल्क में मौजूद तमाम मदारिस दहशतगर्दी या अस्करियत पसंदी की तरवीज नहीं कर रहे। ऐसे मदारिस की तादाद 100 से भी कम है। उन्होंने कहा कि मदारिस को कौमी धारे में लाने और तमाम मदारिस को वजारत तालीम के मातहत करने का फैसला किया गया है। अब हुकूमत ने फैसला किया है और इन तमाम मदरसों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर कर दिया। तमाम उलमा इकराम इस बात पे मुत्तफिक हैं कि मदरसों को मेन स्ट्रीम में लेके आना, जिसमें कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, वो ज़रूरी है। जहाँ तक उनके अपने सिलेबस की बात है, एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और एजुकेशन के साथ मिलकर उस पर काम हो रहा है। आर्मी चीफ कहते हैं कि अपना फ़िक्का छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि मदारिस के कोर्स में से नफरत अंगेज मवाद निकाल दिया जाएगा। पढ़ने वाले तलबा को डिग्रियां मिलेंगी ताकि वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बन सकें या फौज में शामिल हो सकें। DG ISPR ने मजीद भारत को खबरदार जरूर किया है, जब चाहे आजमा लें, ये 1971 है और न ही वो फौज है। भारत अमन के लिए संजीदा है तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। और ये भी याद रखें कि ये 1971 नहीं है, ना वो फौज है ना वो हालात हैं। इलेक्शन की एक एनवायरनमेंट है, तो वी आल्सो अंडरस्टैंड कि उनका एक लोकल ऑडियंस है, उनके लिए इलेक्शन के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन ख़त्म हो जाए, अगर उनका रवैया यही रहा तो हमारा रवैया भी डिफरेंट होगा। और हम ख्वाहिश करते हैं कि आप हमारे इस अच्छे मैसेजेस को देखेंगे और अमन की तरफ चलेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर इस दौरान मजीद कहते हैं कि इलेक्शन के बाद भारत का रवैया ऐसा ही रहा तो फिर हमारा रवैया यकीनन मुख्तलिफ होगा। PTM को मुखातब किया है आज DG ISPR ने और कहा कि PTM को वो बता रहे हैं लोगों के साथ खेलने का वक्त अब गुजर गया है। आर्मी चीफ ने प्यार से डील करने की बात न की होती तो इन्हें डील करना मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने PTM से कुछ सवालात भी किए हैं और कहा है कि जवाब कानूनी तरीके से लेंगे। बात सुनिए। इनसे मैं पूछता हूँ कि जो आपने उधर तफसील दी हुई है साइट के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हुआ है, ज़रा बताएं आपको कि कितना पैसा है इनके पास। वी हैव द डिटेल्स। 22 मार्च 2018 को NDS ने इनको एहतजाज जारी रखने के लिए कितने पैसे दिए, कहाँ दिए और वो कहाँ है। इस्लामाबाद में धरने के लिए जो सबसे पहला इनका धरना था, उसके लिए रा ने इनको कितने पैसे दिए। 8 अप्रैल 2018 को जो कंधार में इंडियन कौंसलेट है, उसमें मंजूर पश्तीन का कौन सा रिश्तेदार था जो उस कौंसलेट में गया, उससे मुलाकात हुई, उस साथ एक दोस्त भी था, कितने पैसे दिए और वो पाकिस्तान कैसे आए। द टाइम इज़ अप। आपने जितनी लिबर्टी लेनी थी वो आपने ले ली। अहम सवालात उठाए। DG ISPR ने मजीद कहा है कि PTM के तीनों मुतालबात पर काम हो रहा है। मसाइल मकामी लोगों के हैं। PTM के जो लीडरान हैं वो तो वहाँ रहते भी नहीं है। DG ISPR की इस अहम प्रेस ब्रीफिंग पर बात करने के लिए अदनान आदिल साहब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब। मदारिस को कौमी धारे में लाने का ऐलान वजारत तालीम के मातहत किया जा रहा है। सबसे पहले आज आगाज़ में यही बात की है, कितना अहम और कितना बड़ा फैसला देख रहे हैं आप अदनान साहब? ये तो बहुत ही बड़ा फैसला है, क्योंकि 10-15 साल से मुसलसल सियासी जमातें और कौमी बयानिया ये रहा है कि मदारिस जो हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं लाखों,
उनका कोई जरिया माश नहीं हो सकता कि पाकिस्तान को कितने खतीबों की ज़रूरत है, कितने इमामों की ज़रूरत है। ये सब लोग तो मसाजिद में जो हैं वो जॉब्स इनको नहीं मिल सकती, तो इनके पास कोई ऐसा जरिया माश होना चाहिए कि जिससे ये एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें और माशरे का एक मुफीद हिस्सा बन सकें। लेकिन मुश्किल ये हुई कि किसी ने भी इस पर कोई अमली कदम नहीं उठाया। जब भी इनकी रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू होता है या कोई रिफॉर्म्स लाने की बात होती है तो बड़ी जो मजहबी सियासी जमातें हैं वो इसकी मुखालफत करना शुरू कर देती हैं। कुछ छोटा मोटा काम हुआ, लेकिन ये तो बहुत ही अहम फैसला है कि इनको जदीद अलूम और असरी अलूम की तालीम इन मदारिस में दी जाएगी, इन बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ, और उसके लिए जो खर्च आएगा वो असातिज़ा की जो तनख्वाहें होंगी वो हुकूमत देगी। तो हुकूमत जो है अगर बायोलॉजी पढ़नी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के असातिज़ा इनको मुहैया करेगी और उसके तमाम अखराजात जो है ख़ुद बर्दाश्त करेगी। अगर इस पर वाकई अमल हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में बहुत बेहतरी आने की उम्मीद है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो 3-4 तरह का निज़ाम चल रहा है। एक महंगे प्राइवेट स्कूल हैं, एक सस्ते प्राइवेट स्कूल हैं, मदारिस हैं, हुकूमत के स्कूल हैं, हर एक की अलग अलग सिमत है। कौम जो है वो इंतशार का शिकार है। तो जब तक इनको यकजा नहीं किया जाएगा, तमाम जो हमारे मजहबी लोग हैं उनको भी जदीद उलूम से आशनाई होनी चाहिए, और जो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको मजहबी तालीमात से जो है आगाही होनी चाहिए। और जैसा कि इस्लामियात के मजमून में वो है भी, तो ये तो बहुत अरसे से मुतालबा था। अल्लाह करे कि अब जो ये ऐलान किया गया है, उन्होंने कहा है कि इस पर कानून भी अगले महीने बन जाएगा, तो इस पर अमल शुरू हो जाए। असल बात अमल की है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐलानात बहुत दफ़ा होते हैं, उस पर अमल नहीं होता। और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये जो ऐलान हुआ है ये DGISPR की जानिब से हुआ है। बिल्कुल, तो इस पर हम उम्मीद रख सकते हैं कि शायद अब अमल दरामद यकीनी है, क्योंकि ये ऐलान इस तरह से हुआ है और उस जानिब से हुआ है। भारत के हवाले से उन्होंने अदनान साहब बड़ी, मुझे तो मज़े की लगी, ज़बरदस्त बात की है, मुज़ाकरात की पेशकश की है, साथ में पैगाम दिया है कि ये 1971 वाली फ़ौज नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंट थे वो। बड़ी अहम बात यह है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके अल्फाज से ये लग रहा था कि बहुत पूरे एतमाद थे कि भाई अगर जंग का रास्ता अख्तियार करना चाहते हो तो तुम्हारे साथ वही होगा जो 27 फरवरी को हुआ। तुमने एक नाकाम हमला करने की कोशिश की, एयर स्ट्राइक करने की, जिसमें कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके। और उनकी जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुषमा स्वराज भी अब ये मान चुकी हैं कि पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान उसमें नहीं हुआ। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ अमन का रास्ता है। तो जिस तरह पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया था 27 फरवरी को, उसी तरह हम सलाहियत रखते हैं। अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि वो लिमिटेड वॉर करेगा, सर्जिकल स्ट्राइक, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन, और उन्होंने बहुत से थीसिस बनाए हुए हैं कि बिलो थ्रेश होल्ड ऑफ न्यूक्लियर यूज़ हमारे पास स्पेस है, हम पाकिस्तान को मज़ा चखा सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम उसके लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं, हम भरपूर जवाब देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप अमन की तरफ आएँ, आप गुर्बत के खात्मे की तरफ आएँ। हम जिस तरह सी पैक के ज़रिए नॉर्थ को साउथ से मिला रहे हैं, हम ये चाहते हैं, उनके अल्फाज हैं कि ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी भी हो, यानी मशरिक में इंडिया है और वेस्ट में सेंट्रल एशिया है। तो हम चाहते हैं कि तिजारत का रास्ता बने। इससे पहले भी आपको मालूम है कि जब इन्होंने पहले बालाकोट का वाक़या हुआ था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ समझते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं करते, आजकल के दौर में खित्ते तरक्की करते हैं। तो वही मैसेज इन्होंने आज रिपीट किया है मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कि आइए अमन की बातचीत करें, कश्मीर का मसला हल करें, इस खित्ते को यूनाइट करें। तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं तिजारत बढ़ने की। बड़ा क्लियरली अदनान आदिल साहब दोनों ऑप्शन दिए हैं कि हम दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। अगर आप अमन की बात करते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, और अगर आप जंग की बात करते हैं तो आपको ऑलरेडी एक मिसाल तो 27 फरवरी को दी जा चुकी है। मजीद भी अगर आप आजमाना चाहते हैं तो हिम्मत करके देख लें। पीटीआई से मुतालिक बड़े अहम पीटीएम से मुतालिक अहम बात की है, उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। DGISPR कह रहे हैं कि पीटीएम से कोई ऐलान जंग नहीं है, कानूनी तरीके से सवालों का जवाब लिया जाएगा जो सवालात आज उठाए हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक वाज़ेह तब्दीली है, और जो आज उन्होंने बात की है कि योर टाइम इज़ अप, जितनी लिबर्टी आपने लेनी थी ले ली। इससे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि आप रेड लाइन को क्रॉस मत करें, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की लैंग्वेज आज उन्होंने इस्तेमाल की है और जो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट या PTM को, उससे मुझे लगता है कि अब उन पर क्रैक डाउन होगा। अगर उनके जलसों में आर्मी के खिलाफ नारे लगे, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे, तो उनके ऊपर केसेस रजिस्टर किए जाएंगे, गिरफ्तारियां होंगी और केसेस चलेंगे। ये वाज़ेह आज उनका मैसेज था, उनके लिए भी जो PTM के करता धरता हैं और जो अपने कारकुन बताते हैं PTM के, और उनके लिए भी जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं
किसी तरह से भी किसी भी फोरम पर, और उन्होंने एक मूवमेंट, एक पूरी तहरीक चलाई हुई है, मुनज़्ज़म तहरीक है पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, और बहुत ही गलीज़ गुफ्तगू वो वहाँ पे करते हैं सोशल मीडिया पे। और उनका मकसद यही है, जो लोग उनके हैंडलर्स हैं, जो उनको पैसे दे रहे हैं, वाज़े तौर पे आज उन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ इशारा किया कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी एनडीएस जो है उनको फंड्स फराहम कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि तमाम सोशल मीडिया की जो बात की, तो सोशल मीडिया पर जो मुल्क के खिलाफ या फौज के खिलाफ बात की जाती है, इन्हीं हलकों से उनको फिर मुंह तोड़ जवाब भी मिलता है। लेकिन बड़ा क्लियरली डीजी आईएसपीआर ने कहा है कि अगर आर्मी चीफ की तरफ से प्यार से बात करने की बात ना होती तो फिर इनको डील करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं मजीद भी आपसे बात करती हूँ, लेकिन इसी दौरान जब डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ी देर के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की है। इस हवाले से भी मैं जरा नाजरीन को तो आगाह कर दूं, फिर आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। आईएसपीआर कह रहे हैं पीटीएम ने राव अनवर के खिलाफ धरना दिया, लेकिन वही पार्टी पीटीएम को सपोर्ट कर रही है जो राव अनवर को बच्चा कहती है। चीज़ों के पसे पर्दा मुहर्रिकात को देखने की ज़रूरत है। पहले ही डीजी आईएसपीआर की बात सुनिए, फिर आगे आपको मजीद बताती हूँ। मैंने कहा ना कि मैं बहुत लगा बंधा यहाँ खड़ा होता हूँ। एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी पीटीएम बिल्कुल ठीक कर रही है, बच्चा तो राव अनवर उनका था। ऐसे नहीं होता। चीज़ों को जूम आउट करके देखें कि कैसे हो रही हैं। और इस वक्त तो आपकी जो हुकूमत है उसका स्ट्रक्चर चेक करें, 60% हुकूमत तो खुद हमारे पठान भाइयों के और डिसीजन पॉइंट्स पे बैठे हैं। और किसने ख्याल करना है? इनका मोदी ने आके ख्याल करना है। आप खड़े हो, आप प्राइम मिनिस्टर से कहें जी कि ये मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये काम चाहिए, भेजें अपना मिनिस्टर, मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं हिलूंगा जब तक मेरा काम नहीं होता। नाजरीन को याद भी होगा, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो राव अनवर को बच्चा कहा किसने था, याद दिलाती हूँ आपको। राव अनवर को लेकर बयान यहाँ तक ही महदूद नहीं रहा है, बात आगे बढ़ गई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी बोल उठे हैं, कह रहे हैं इमरान खान ने इंतहा पसंदी के खिलाफ बयानिया देना है तो हुकूमत बयान करे। बिलावल खान साहब का डीजी आईएसपीआर के जरिए सियासी बयान दिलवाना इदारे को मुतनाज़ बनाएगा। बिलावल साहब की बात सुनिए। साहब को डीजी आईएसपीआर के थ्रू सियासी बयानिया दिलवाना ये इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे और ये नहीं होना चाहिए। खान साहब को डीजी आईएसपीआर के थ्रू सियासी बयानिया दिलवाना ये इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे और ये नहीं होना चाहिए। अदनान आदिल साहब, इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब पीटीएम के हवाले से बात कर चुके हैं, जा भी चुके हैं, और अब जो है एक बार फिर जो इन्होंने गुफ्तगू की है, क्या कहेंगे आप? फिर ये बात कर रहे हैं, और फिर जिस तरह से डीजी आईएसपीआर ने कहा कि पीटीएम की सियासी हिमायत पर वो जमात राव अनवर को बहादुर बच्चा कहती रही है, इशारा भी किया और उसके बाद बात भी कर दी। जी देखिए, बिलावल जरदारी तो कई बार जो हैं खुलकर हिमायत कर चुके हैं पीटीएम की, और ये पीपल्स पार्टी की एक ब्लैकमेलिंग है कि हम पर से करप्शन के केसेस हटाओ, अगर तुम नहीं हटाओगे तो हम रियासत के खिलाफ और रियासती इदारों के खिलाफ बात करेंगे और जज्बात भड़काएंगे। ये ओवरऑल पाकिस्तान का जब से CPEC शुरू हुआ है और जब से चीन ने यहाँ पे भारी इन्वेस्टमेंट की है, तो बाज़ ममालिक की यहाँ पर लॉबीज़ एक्टिव हुई हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसके ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैलाई जाए, पाकिस्तान में कुछ तबकात को उसके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक किया जाए। सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई गई और फिर वहाँ पे इज्तिमात ऐसे किए गए जो पख्तून बेल्ट है, क्योंकि जाहिर है वहाँ जंग हुई है और जंग में तो कोलेट्रल डैमेज भी होता है। दुनिया में जो भी जंग करता है उसका कोलेट्रल डैमेज होता है। तो आप वहाँ के लोगों के जज्बात को भड़काकर और उनको एक्सप्लॉइट करें, तो ये पाकिस्तान में गठजोड़ सामने आया है कि पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ एक बहुत ही बाकायदा और मुनज़्ज़म जहरीली मुहिम चलाई जाए और पाकिस्तान की आवाम और आर्मी के दरमियान फासला पैदा किया जाए, क्योंकि कुछ क़ुव्वतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान जो है मुस्तहकम मुल्क बने, यहाँ पे माशी तरक्की हो और वो उनके चुंगल से आज़ाद हो सके। और इंडिया की तो ज़ाहिरी तौर पर वो तो खुलकर मुखालफत कर चुके हैं CPEC की, और वो एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। अब भी वो IMF से कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है अब बेल आउट मत दें। तो मकसद उनका यही है कि पाकिस्तान जो है अदम लेकिन अदनान साहब ये देखिए कि इससे ज्यादा बड़ी बात जो बिलावल ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, कह रहे हैं खान साहब का डीजी आईएसपीआर के जरिए सियासी बयान दिलवाना इदारे को मुतनाज़ बनाएगा। मैं नहीं समझता हूं कि डीजी आईएसपीआर जो है वजीर आजम के कहने पे कोई सियासी बयान देंगे। ये एक दाखिली सलामती का मसला है। पीटीएम जो है पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है, वही आज उन्होंने डिस्कस किए। मदारिस को भी इसीलिए डिस्कस किया गया कि उनका ताल्लुक हमारी सिक्योरिटी से जुड़ता है। उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है मदारिस पे कि यहाँ से निकलने वाले जो तुलबा हैं और यहाँ पे जो तालीम हासिल करते हैं वो पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का बाइस बन रहे हैं।
और मुल्क की सिक्योरिटी को उनसे खतरात लाहक होते हैं, इसीलिए उन्होंने एड्रेस किया, वरना वजीर तालीम भी ये मसला एड्रेस कर सकते थे। बात की ना कि करप्शन के चार्जेस हमसे हटाओ वरना फिर इस तरह के मामला होते रहेंगे, तो ये देखने में और ये सुनने में बड़े अफसोस का भी मकाम है कि एक ऐसी सियासी जमात जो आवाम का वोट लेती रही है, वो मुल्क की सलामती पर जब बात होती है तो फिर वो अपनी सलामती की फिक्र करती है और इस तरह के बयानात सामने आते हैं। वो चाहे फिर आप जरदारी साहब को देख लीजिए, उनके वो आज से 3 साल पुराना बयान देख लीजिए, या फिर बिलावल की बात सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आप सबसे प्रोग्राम में अगले टॉपिक की जाने बढ़ूंगी। कराची का तस्करा करूंगी। सियासी मौसम अचानक गर्म हुआ है कराची में, देखिए। कौम मुत्तहिद है, मौजूद है, जिंदा है, मुतहारिक है। सूबाई खुद मुख्तारी को आपने सूबाई अजारादारी बना दिया है, इस अजारादारी को कबूल नहीं करेंगे। बेसीजन बेमौसम जलसा करेंगे, लोग फिर थू थू करेंगे, और ये लोगों ने किया कल। पहले अपने घर को ठीक करो और ये इंतशार को खत्म करो। असल एमपीएम हम हैं, असल एमपीएम हम हैं। अरे आपको पार्टी से निकाल दिया है, आपकी इनिंग्स पूरी हो चुकी है, आप अल्लाह अल्लाह करो, घर बैठो। अब पढ़ी लिखी 1984 की एमक्यूएम कायम करनी है, जिसकी जरूरत 1984 में शायद इतनी नहीं थी जितनी आज है। और पिछले 2 जलसों ने साबित कर दिया है कि इनको अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। इसके बाद पाक सरजमीन पार्टी जलसा करके बताएगी इस तब्दीली के नाम को और इस लसानी सियासत को कराची के लोगों ने मुस्तरद किया है। मैं समझता हूँ वक्त आ गया है कि इस तफरीक की सियासत को तर्क करना चाहिए और कराची की खिदमत के लिए सूबा सिंध को आगे लेके बढ़ना चाहिए। हमने सिंध की खिदमत की, हमने सिंध में डिलीवर किया, इसीलिए वोट मिले और हमारे उम्मीदवारों को सिंध के वासियों ने इज्जत बख्शी। इसी मीडिया टॉक में मुर्तज़ा वहाब साहब बता रहे थे कि हीट वेव आने वाली है और उसके लिए कितनी तैयारी हो रही है। तो जिस तरह से मौसम गर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सियासी माहौल उससे ज़्यादा गर्म हो रहा है जो हफ्ते को और इतवार को दिखाई दिया, ख़ासतौर पर कराची में। कराची जितना बड़ा शहर है उसके मसाइल भी उतने ही बड़े हैं और शहर में मौजूद सियासी जमातों के बड़े बड़े दावे शहर के मसाइल को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बातें ज़रूर की जाती हैं, लेकिन मसाइल हल करने पर किसी की ख़ास तवज्जो मुझे तो दिखाई नहीं देती। आवाम की शिकायतों पर हर कोई उल्टा शिकवे करने लग जाता है। कोई मैंडेट चोरी होने का शिकवा कर रहा है, कोई विफाक से फंड्स ना मिलने का शिकवा कर रहा है, कोई सिंध हुकूमत से इख्तियारात ना मिलने का शिकवा करता हुआ दिखाई देता है। और ये सिलसिला मुसलसल बरसों से जारी है। टूटी फूटी सड़कें हैं और कचरे से भरे हुए कराची में गुज़िश्ता हफ्ते बल्कि 2 बड़ी सियासी जमातों ने सियासी ताकत का मुजाहरा किया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने जलसा किया, शहरी सूबे के क़याम की करारदाद समेत 11 करारदादें पेश की। पीपल्स पार्टी इस पर खूब तनकीद कर रही है, सुनिए ज़रा। करारदाद मजम्मत लानी है तो जिन्होंने कोटा सिस्टम लगाया था उनके खिलाफ करारदाद मजम्मत लाओ कि उन्होंने सिंध को दही और शहरी में तकसीम कर दिया। करारदाद मजम्मत लानी है तो उनके खिलाफ लाओ कि जिन्होंने लिसानी बिल पेश कर सिंध को लिसानी तौर पे 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। करारदाद मजम्मत लानी है तो उनके खिलाफ लाओ जिन्होंने सिंध को अमली तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के इस जलसे के बाद पीटीआई ने भी कराची में वर्कर्स कन्वेंशन सजाया। असद उमर, अली ज़ैदी, फिरदौस शमीम नकवी को यहाँ खिताब करना था, लेकिन हलीम आदिल शेख का खिताब जैसे ही शुरू हुआ खिलाड़ी जारहाना मूड में आ गए, एक दूसरे पर कुर्सियाँ चला दी गई। कुर्सियाँ क्यों चलाई गई इस पर बात करूँगी, लेकिन पहले देख तो लीजिए चलाई कैसे गई। तो पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन एक्शन में बदल गया। मसाइल के बजाय कारकुन आपस में लड़ पड़े हैं। शहर में 2 सियासी जमातों के पार्शों के बाद दीगर जमातें भी मैदान में आ गई हैं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले एक बार फिर कराची में सियासी माहौल गर्म हो गया है। अब भी सियासतदान शहर के मसाइल से नहीं बल्कि उन्हें जवाज़ बनाकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम सादिक इफ्तिखार साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं। इसके साथ साथ हलीम आदिल शेख साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। सादिक इफ्तिखार साहब, क्योंकि मैंने बात का आगाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से किया तो मैं आपसे ही बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ। एक बार फिर सर शहरी सूबे के क़याम का ऐलान किया है,
ये बल्दियाती इलेक्शन इस मुहिम का हिस्सा है या फिर बात इस बार आगे जाएगी? नहीं, इस दफ़ा सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन का इशू नहीं है। इस दफ़ा इशू ये है कि जब हमारे 5 प्रोविंसेस थे, 5 से 4 हुए, तो 4 से 6 होने में कोई कंगद नहीं होनी चाहिए। मतलब इट्स विद द वे द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, प्रोविंसेस बनना, अगर आप इंडिया में देखें तो प्रोविंसेस यूनियंस बनती रहती हैं। टू वेल सर्व द कॉन्स्टिट्यूंसी प्रोविंसेस का बनना, इसमें आई डोंट नो क्या इशू है, क्यों इस तरह के नर्व्स को पिंच करती है। बट बहरहाल आई थिंक कि एक मूवमेंट स्टार्ट हुई है और लोगों का ऑब्वियसली एक डिमांड भी है कि नए प्रोविंस होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की कहीं मुझे कन्फ्यूजन नज़र आती है कि कहीं सदर्न पंजाब में देर ओके कि प्रोविंस एक बनना चाहिए। जहाँ सिंध की बात आती है तो कहते हैं MQM गद्दार है, MQM सूबा तोड़ने की बात कर रही है। हेट की पॉलिटिक्स का टाइम ख़त्म हो गया है। ज़रा पाकिस्तान के लिए सियासत करें, जिस तरह आप भी मेंशन कर रही थी कि लोग फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं और उनके रिस्पॉन्स में कंप्लेंट्स होती हैं पॉलिटिकल पार्टी की, चाहे हमारी पार्टी हो या दीगर पार्टी हो। मैं आप ही के शो पर सुन रहा था कि मुर्तज़ा आपने कहा कि मोहल्ला कौमी मूवमेंट से MQM प्राउड है। हमने गलियों की और एरियाज़ की सियासत की है जिसकी वजह से हम लोगों से कनेक्टेड रहें, तो उसमें क्या बुराई है? आप कराची के शहरियों से कनेक्ट रहेंगे। हमारे यूनिट के सिस्टम थे जो आके डिस्ट्रिक्ट के सिस्टम हो गए, लोगों के मामलात को हमने एड्रेस किया। हाँ, लेकिन कुछ इश्यूज हुए, आपस की रंजिशें थी, चपकिलेशी थी, जिसकी वजह से MQM बैकफुट पर गई, कुछ काम ना कर सकी, डिलीवर ना कर सकी, तो लोगों ने उसका हमें सिला भी दिया। आज MQM एक इवॉल्व तरीके से खड़ी है अंडर द गाइडेंस ऑफ अ कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, और इंशाल्लाह आगे हम अपनी कम्युनिटी को, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी को, कराची के शहरियों को, सिंध के हक के लिए हम लड़ेंगे। PTI की हुकूमत जी ज्वाइन की है, हमने अपने कांधों पर बिठाकर इमरान खान को PM बनाया और इंशाल्लाह आगे भी अपनी आवाज़। सादिक साहब, एक टंकी ग्राउंड वाला क्राउड आपने जमा करने की कोशिश की थी और उसके बाद एक और ये वाला क्राउड था, लेकिन इसमें वो वाला क्राउड और वो जो आप एक कनेक्शन की बात कर रहे हैं लोगों से, तो वो कनेक्शन दिखाई नहीं दिया। मैं दोबारा आपके पास आती हूँ, आपसे इस हवाले से बात करती हूँ कि लोगों की तादाद नहीं थी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जलसों में एक हुआ करती थी, कतारें और वो लियाकताबाद का पूरा ब्रिज जो हम भरा हुआ देखते थे। बहरहाल मैं हलीम आदिल शेख साहब, ये PTI वर्कर्स कन्वेंशन सर, फिरदौस शमीम नकवी साहब मौजूद थे, दीगर अली जैदी साहब मौजूद थे, बाकी तमाम लोग मौजूद थे। आप आए, आपने खिताब का आगाज़ किया, ये कुर्सियाँ चल गई, मामला हुआ क्या था यहाँ पर? इससे अंदाजा लगाइए कि PTI कितनी मकबूल जमात बन चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, ओहदेदारों में, ओहदों के उसूल की जंग, आगे आने की जंग, ये एक मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी मकबूलियत है। ये तो पहले तो लोग मतलब कुर्सियां ज्यादा होती थी, लोग कम होते थे, ओहदे ज्यादा होते थे, शामिल होने वाले कम होते थे। अब लाजिम बात है, इसके हम इंक्वायरी कमेटी एक बना दी है जिसमें चेक कर रहे हैं कि ज्यादती किसकी है, कुर्सियां किसने चलाई। लेकिन ओवरऑल एक सियासी बात करूं तो बड़ी पार्टी मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूं आपसे, लेकिन आप कह रहे हैं कि लोग आगे आने के लिए ये लड़ाइयां, ये कुर्सियां, ये झगड़े ये इस वजह से हो रहे हैं, लेकिन जो मुझे समझ आई है, जो मुझे सुनाई दे रही है, उसमें तो गो अलीम गो के नारे लग रहे थे यहाँ पर। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, लाजिम बात है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में लोगों का, अपने कारकुनों का, अहदेदारों का हक होता है। कोई समझता है कि शायद मैं पीछे रह गया, कोई समझता है कि शायद कोई आगे चला गया, तो इस किस्म के नारेबाजियां होती हैं। इसके दो एंगल है, एक तो है इसका डिसिप्लिनरी एक्शन, वो हमारी चीफ ऑर्गेनाइजर, एक मिनट लूंगा आपसे। एक तो हमारा जो है कि चीफ ऑर्गेनाइजर ने इसके खिलाफ एक इंक्वायरी कंडक्ट कर दी, वो हम जरूर करेंगे। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कराची की भी बहुत बड़ी जमात PTI बन चुकी है, और जब बड़ी पार्टीज होती हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, तो छोटे मोटे इश्यूज चलते हैं, और हमारे डिक्टेटरशिप नहीं है। हक है किसी को गो करने का, किसी को खिलाफ नारे लगाने का, कुर्सियां चलती हैं। अगर अब देखें, आप कह रहे हैं कि मकबूलियत में इजाफा हुआ इसलिए कुर्सियां चली हैं, मैंने क्योंकि आपसे सिर्फ कुर्सियों का सवाल किया था, तो खुदा ना खास्ता किसी दिन अगर लोग लहू लहान हो जाते हैं तो फिर तो आप कहेंगे कि पूरे पाकिस्तान में PTI छा गई है। हमारे यहाँ इस पार्टी में गोलियां नहीं चलती, इस पार्टी में कोई क्लाशनकोफ नहीं चलती, यहाँ पे अब दहशतगर्द नहीं होते। ये हल्का फुल्का इशू है, लेकिन जो भी थे, जिन्होंने भी बदनज़मी की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हम उसके ऊपर जा रहे हैं और उसको पार्टी ने सीरियस लिया है कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। और हमें कुछ पता चल रहा है कि बाहर के लोग मुझे जब तक पहली बात समझ नहीं आती तो मैं वहीं अटक जाती हूँ। मुझे सिर्फ ये वो कनेक्शन बता दीजिए कुर्सियां चलने का और मकबूलियत का, प्लीज ये कनेक्शन बता दें मुझे। जी अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ। देखिए बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब वर्कर्स बहुत हो जाते हैं ना, ओहदे कम होते हैं, वर्कर्स ज्यादा होते हैं,
तो उसके ऊपर ओहदों की जंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके अंदर ही आगे बढ़ने का एक सिलसिला शुरू हो जाती है। गलत हुआ, कुर्सी नहीं चलनी चाहिए थी। जो कुछ हुआ हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि जब लोग ज्यादा हो जाए, बरमार हो जाए कारकुनों की, ओहदों की जंग तो यानी कि ये पार्टी के अंदर के ही कारकुनान हैं, ये वो कारकुनान हैं जो आपके मुखालिफ हैं और जो आपके दीगर जो रहनुमा हैं उनके साथ हैं, इस वजह से ये कुर्सियां चली हैं। आप ये कह रहे हैं ओहदों की जंग है? अगर मैं ये नहीं कह रहा, लाजिम बात है वहाँ मुख्तलिफ नारे लगे हैं, ये लाजिम बात है, कारकुन सब हमारे, कोई किसी का मुखालिफ नहीं होता, उनका हक होता है, कारकुन जज्बाती होता है। तकरीर शुरू होते ही हलीम आदिल साहब, आपकी तकरीर शुरू हुई और ये नारे लग गए, शो फ्लॉप हो गया, किसी की तकरीर फिर नहीं हो पाई। देखिए बात यह है कि ये तो इसमें हमें एक और पहलू भी है कि इसमें बहुत सारे लोग हमें पता चले हैं जो दीगर पार्टीज ने कुछ लोग भिजवाए हुए, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं कि इतना छोटा सा मामला इतना बड़ा कैसे बना गया, किसने इसको सबुटाइज कर दिया, वो पहलू भी देखे जा रहे हैं, वो तमाम मामला भी देखे जा रहे हैं। एक साहब जो इस वक्त आपके सामने से गुजरे हैं, जब उन्हें बताया पता चला कि पीटीआई से वास्ता ही नहीं था। पार्टीज हैं कराची में जिनको बड़ी तकलीफ थी, पीपल्स पार्टी के कुछ लोग हमें पता चला है कि उसमें आए हुए थे, लियारी से भी कुछ लोग थे, और हम तहकीकात कर रहे हैं। मैं एडवांस में कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मैं समझ अंदाजा हुआ कुछ और भी साजिशें भी हुई है इसके अंदर, कि इंस्टिगेट किया गया, उसको बढ़ाया गया। आप अंदाजा लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुन यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने आके ये बलवा किया है, या फिर आपको कोई वाज़ेह सबूत, ठोस सबूत मिले? वाज़ेह सबूत है, लेकिन एक साहब ने वहाँ जाके अपना ट्वीट किया है, अपनी सेल्फी, जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े एक एक्टिविस्ट हैं, उनके ओहदेदार हैं, वो हमारे जलसे में क्या कर रहे थे उन्होंने ट्वीट किया है। बहुत सारे हैं कि मैं भी बताना नहीं चाह रहा, इंशाल्लाह इसकी इन्वेस्टिगेशन आने के बाद हम बताएंगे। छोटे-छोटे इश्यूज पर सोशल मीडिया पे माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, आप तो वीडियो बना लेते हैं। ये इतना बड़ा इशू अगर हो गया, उन्होंने ट्वीट किया, आपको पता भी लग गया, आप क्यों सामने क्यों नहीं लेकर आए? आगे आएगी, एक दो दिन में आ जाएगा, हम इसकी डिटेल्स में जाके इंशाल्लाह बताएंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया, कौन था। और मैं बता रहा हूँ ना, इशारा तो आपको दे दिया मैंने कि उस साहब ने हमारे बीच में जाके ट्वीट किया है, जो कि पीपल्स पार्टी के ओहदेदार हैं, उनके यूथ के एक्टिविस्ट हैं, और वो उनकी डीपी लगी हुई है बहुत बड़े लीडर के साथ। बताएंगे एक दो रोज में, अकेले को नहीं बताना चाह रहे, पूरी साजिश बेनकाब करेंगे इंशाल्लाह। कि इसमें देखिए अल्टीमेटली हमारे, हम नहीं करेंगे, सारे लोग हमारे कारकुन थे, और अरे जलसों में हल्की फुल्की मौसीकी हो जाती है, लेकिन इसको इतना बढ़ाने में हम समझ सकते हैं कि हमारी मुखालिफ पार्टीज का इसमें किरदार था, और उन्होंने जलसे को सबुटाइज करना चाहा, और हम उसको इंशाल्लाह पूरी सबको बताएंगे कि पीछे कौन था। हम इसमें तहकीकात दो एंगल से हो रही है, एक अपने वर्कर्स के खिलाफ एक एक्शन हो रहा है, कौन किसने इसको शुरू किया, और दूसरा हम जानना चाह रहे हैं कि किसने इसे ज्यादती की, लेकिन इसके ऊपर किसी को बगले नहीं बजानी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ कराची की जमात है, कराची कप्तान का है, कराची कप्तान का रहेगा, और कराची कप्तान के खिलाड़ियों का ही रहेगा इंशाल्लाह। इसमें कोई दूसरी बात नहीं, हम डिलीवर करेंगे कराची वालों के लिए, बहुत बड़े प्लान है इंशाल्लाह। कराची को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, कराची में इंशाल्लाह हिंद गवर्नमेंट कुछ करे ना करे, फेडरल से इंशाल्लाह कराची के कचरे का मसला, कराची के पानी का मसला, कराची के गटर का मसला, कराची के तमाम मामला पूरे सिंध के अंदर हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कप्तान के नए पाकिस्तान में कराची भी शामिल है। मसला यही होता है कि हम यही बार बार बात करते हैं, वो चाहे पीटीआई हो, वो चाहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, अवामी मसाइल पर आप लोग बात तो करते हैं, लेकिन हल दिखाई नहीं देता। सादिक साहब, क्या आपको भी जो आपकी कुर्सियां खाली रहीं, लोग यहाँ पर नहीं आए, या जितने आपके मुताबिक अगर आए हैं, आपकी तवक्कात के मुताबिक आए हैं क्या? और अगर नहीं आए तो क्या आप भी इल्ज़ाम किसी सियासी जमात पर तो नहीं डाल रहे हैं? नहीं, किसी सियासी जमात पर इल्ज़ाम है नहीं, क्योंकि मैं खुद वहाँ ग्राउंड पर मौजूद था, बल्कि फैसल सजवारी भाई ने ओपन स्टेज पर खड़े रहकर दावा किया था, और काफ़ी चैनल्स के कैमरास थे कि आप पीछे तक आप देखते, जो क्राउड, जो मजमा था, बल्कि पीछे से कनातें खोलनी पड़ी कि लोग अंदर आ सकें। तो मेरे हिसाब से द कनेक्शन टू द पीपल वाज बैक। फारूक सत्तार कहते हैं कि ये 1984 वाली एमकेएम बहाल करेंगे, मौजूदा जो चेहरे हैं, आप तमाम लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, आवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है, इसलिए हफ्ते को ये हाल था। देखें, आवाम ने मुस्तरद नहीं किया, वो इंग्लिश में कहते हैं हेटर्स विल ऑलवेज हेट। तो मूविंग अलॉन्ग विद दैट, आई थिंक कि लोग कनेक्ट कर रहे हैं वापस। फारूक सत्तार भाई को पार्टी ने बारहा काफ़ी दफ़ा समझाया कि वो भी वापस आएँ और अपनी जगह संभालें पार्टी में, बट ऑब्वियसली उनकी कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से वो ना कर सके, ना चाहते हुए या चाहते हुए भी ना कर सके। मैं जो देखता हूँ एज बीइंग एन MQM, चेंजेस आर देयर, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लोग वापस आना चाह रहे हैं, और पार्टी भी एक्टिवली वर्क कर रही है लोगों के मसाइल को हल करने के लिए, जो इन पास्ट कुछ नहीं हुए थे, कुछ एड्रेस नहीं हुए थे बुनियादी तौर पर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन इशू। जवाब दीजिएगा, तवक्कात के मुताबिक था
जी बिल्कुल। ऐसे क्या मसाइल हल किए हैं आपने अभी तक? देखें, बात यह है कि पीपल लोग रियलाइज कर रहे हैं कि MQM अब वापस ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के मसाइल, जिस तरह मैं कह रहा था कि मोहल्ला MQM जो मुर्तज़ा वहाब ने कहा, दैट इज अ बिगेस्ट यूएसपी। 3 से 4 मसाइल तो गिनवा दें मुझे। देखिए, मसाइल आपके मेयर की जहाँ तक बात आती है, विद द रिसोर्सेज जो मेयर के पास हैं, मेयर एड्रेस करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स आ जाते हैं उस पर सर मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं 7 अरब सालाना मिलते हैं मेयर को, पैसों का हिसाब किताब लेंगे उनसे, उनको पैसों का हिसाब किताब देना चाहिए कि वो लगाते कहाँ पर हैं। वो तो रो रहे होते हैं कि उनके साथ सिंध हुकूमत उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही होती। 7 अरब आपको मिलता है, वो कहाँ लगता है कराची में? जबरदस्त सवाल किया मुर्तज़ा वहाब ने। मुर्तज़ा वहाब को ये भी पता है कि नैब जो कि जरदारी साहब और फरियाल तारपुर को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो हमारे मेयर वसीम अख्तर साहब को भी कर रही है। इशू ये एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है। अगर मैं मुर्तज़ा वहाब से पूछूं कि बताएं इस्लामाबाद का मेयर कौन है, या अगर मैं इस शो पर आपसे भी पूछूं इस्लामाबाद का मेयर कौन है, तो पता नहीं चलता। कराची में बिकॉज MQM की फॉर सम रीज़न लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो एक वसीम अख्तर मेयर ही उनको नजर आता है। ये बात करें, अगर रिसोर्सेज जो दिए जाते हैं क्या वो पूरे हो सकते हैं? जिस तरह पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है उस तरह के फंड्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल भी नहीं। जिस लिमिटेड रिसोर्सेज में जो वसीम अख्तर भाई कर रहे हैं और करते हैं, सल्यूट टू हिम कि वो किस तरह मैनेज करते हैं। और नैब कर रही है, नैब इन्वेस्टिगेट कर रही है, रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कहीं गलती है, एवरीवन इज अकाउंटेबल। आप लोग MQM पाकिस्तान जो सैल्यूट पेश कर रही है, मैं दुआ करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो वक्त भी आए कि मेयर कराची की तब्दीली से पहले अवाम भी उनको सैल्यूट पेश करें, कुछ ऐसा हो कराची शहर में जो हमें दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों साथ मौजूद थे। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब साहब का मैंने तस्करा किया और मुर्तज़ा वहाब साहब को पसंद नहीं है 7 से 8 में आना, वरना वो भी यहाँ पर साथ होते और उनसे भी हम ये सवाल करते कि जो सवालात आप MQM पाकिस्तान पर या फिर PTI पर उठा रहे हैं, तो कराची वालों को उन्होंने मुबारकबाद दी है, नफरत की सियासत को आपने मुस्तरद कर दिया है, और साथ साथ कुछ मशवरे भी उन्होंने दिए हैं कि क्या ही अच्छा होता कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर अपना जलसा कर रही होती तो वहाँ पर आवाम के लिए बात करती, अवामी मसाइल के लिए बात करती। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही थी तो क्या ही अच्छा होता कि वो आवाम के मसाइल के लिए बात करती, कोई गुड न्यूज़ दी जाती PTI की जानिब से या फिर MQM की जानिब से। और फिर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो काम हो रहा है पूरे पाकिस्तान में वो सिर्फ और सिर्फ सिंध में हो रहा है, सिंध हुकूमत कर रही है, वज़ीर आला साहब कर रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब, सवाल तो मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो परसों जलसा हुआ, उससे कुछ अरसा पहले 4 अप्रैल को भी तो एक जलसा हुआ था, उसमें भी मैं ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि पीपल्स पार्टी ने जो कि सिंध में हुकूमत कर रही है, आपने कौन से अवामी मसले पर बात की, सिवाय करप्शन के, सिवाय नैब के, सिवाय हुकूमत को लात मार कर गिराने के, आपकी जानिब से, आपके लीडरान की जानिब से कौन सी अवामी मसाइल पर बात की? क्या ही अच्छा होता कि आप अगर आवाम को बता देते, कोई गुड न्यूज़ दे देते, कोई मंसूबों के बारे में बता देते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो मुर्तज़ा वहाब साहब, नसीहतें करना शायद बड़ा आसान काम होता है, लेकिन काम करके दिखाना असल काम होता है। जो नसीहतें आप PTI को या फिर MQM को कर रहे हैं, उनके जलसे अच्छे हुए या फ्लॉप हुए उसके बाद, तो अगर वो नसीहतें आप अपने लिए भी रख लें तो क्या ही अच्छा हो जाएगा। मैं सुनवा देती हूँ नाज़रीन को कि आज मुर्तज़ा वहाब साहब क्या रहे थे। देखिए ज़रा। वक्त आ गया है कि इस तफरीक की और यू टर्न की सियासत को हम तर्क कर दें। और मैं यू टर्न इसलिए कह रहा हूँ कि यही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब अंदरूनी सिंध अपनी सियासत करने के लिए जाती है तो कहती है कि सिंध हमारी माँ है, इसकी तफरीक की हम कभी इजाज़त नहीं देंगे। तो अब ऐसी क्या सूरत हाल हो गई कि उनको अपनी सियासी उस पोजीशन के ऊपर यू टर्न लेना पड़ा। मैं समझता हूँ 25 जुलाई के इलेक्शन की नाकामी में उनको एहसास हुआ कि उनका वोटर उनसे खुश नहीं है। बाग़े जिना पे जलसा किया या जलसी किया या कॉर्नर मीटिंग की और फिर इख्तियारात का रोना रोया। 2 अहम वफाकी वजारतें उस सियासी जमात के पास हैं। कराची वालों को कोई अच्छी खबर देते, बजाय इसके वो कराची वालों को बताते कि कौन सा तरक्याती काम वो लोग करने वाले हैं वफाकी हुकूमत की मदद से। उन्होंने फिर ये कहा कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। चलिए, ये भी अच्छी बात है मुर्तज़ा वहाब साहब, अगर समझते हैं आप कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 25 जुलाई के इलेक्शन के बाद अपनी नाकामी का एहसास हुआ है, तो ये एहसास आपको क्यों नहीं हुआ? कराची की बहुत अहम नशस्त लियारी की और कराची की बहुत अहम नशस्त मलीर की, आपको भी तो वहाँ आवाम ने मुस्तरद किया है। आपको इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ जो आप दूसरे लोगों को एहसास दिला रहे हैं? मैं एक बार फिर ये बात करूँगी कि अगर आप बात कर रहे हैं कि कारकुनों की तरबियत की जाए, अगर आप बात कर रहे हैं कि आवाम को कोई गुड न्यूज़ दी जाए, अगर आप बात कर रहे हैं कि आकर अवामी मसाइल पर बात की जाए, तो यही सारी बातें शायद मुर्तज़ा वहाब साहब आपके अहम रहनुमाओं को, आपके लीडर्स को और आपको खुद को भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ब्रेक का वक्त होने के बाद वापस आएंगे तो अली ज़फ़र और मीशा शफ़ी के हवाले से बात करेंगे। देखते रहिए 7 से 8।
वेलकम बैक वंस अगेन। एक मुहिम का हमने आगाज़ किया है अस्पतालों से रिलेटेड कि अगर आपके कोई भी प्यारा अगर अस्पतालों के हवाले से मुतासर हुआ है तो आप हमें बताएं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद हमें अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे वाक़यात रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। कराची के अस्पतालों में बेहिसी, ढिठाई और कोताही की दास्तानें नई नहीं है। नशवा की मौत के बाद लोगों में शऊर बेदार हो रहा है। जो जिंदगियां अस्पतालों में गलतियों के बाइस खामोश हो रही हैं, अब उनके हक़ में आवाज़ें उठ रही हैं। सिंध सरकार तो आंखें बंद किए बैठी है। अमली तौर पर शहर में, सूबे में फैले हुए अताई डॉक्टर्स, जाली डॉक्टर्स, इनका खात्मा मुमकिन होकर दे ही नहीं रहा है। निशानदेही जब होती है जब इन बेरहमों के हाथों से कोई ना कोई कीमती जान ज़ाया हो जाती है। नशवा के बाद एक और बच्ची सबा नूर भी जाली मसीहा के तजर्बे की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने गुलशन इकबाल में मुलजिम अदनान के क्लिनिक पर छापा मारा। क्लिनिक से जाली डिग्री बरामद की गई है। हाल ये है इस शहर में सेहत जैसे आम शोबे का। जाली डॉक्टर्स बड़े आराम से लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। सबा नूर केस से मुतालिक मज़ीद जानने के लिए, बात करने के लिए अहमर रहमान खान मौजूद हैं, उनसे बात करूँगी। अहमर, सबा के केस में कोई नई पेशरफ्त हुई है? डॉक्टर की जाली डिग्री भी निकल आई है, डॉक्टर ने एतराफ़ भी कर लिया इस बात का। जी देखिए किरण, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि शहर भर में क्लिनिक्स जो है वो ऐसे ही खुल जाते हैं जैसे कोई किराने की दुकान खुलती है। ना तो डॉक्टर्स का लाइसेंस चेक किया जाता है, ना ही ये पता किया जाता है कि उन डॉक्टर्स ने तालीम कहाँ से हासिल की है। अफसोस यहाँ पर यह होता है कि जिस क्लिनिक में ये सबा नूर बच्ची की मौत हुई है गलत इंजेक्शन से, तो ये बच्ची इसी क्लिनिक में इलाज जो है वो माजी में तो इन्होंने करवाया। इस बात के हवाले से इनसे हमारी जब बात हुई थी तो वो कह रहे हैं कि शायद वो गए हैं, लेकिन ये क्लिनिक उस इलाके में 15 साल से कायम था। पहले इस डॉक्टर के, जो कि डॉक्टर अदनान हैं, जो कि जाली डॉक्टर अब जो है उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम कर लिया है, तो ये डॉक्टर तो अब इनके नाम के साथ नहीं लगना चाहिए, अदनान हैं। अदनान ने यह भी जो है वो इस बात का इकरार किया है कि ये 15 साल से इस जगह पर क्लिनिक ना सिर्फ खुद चला रहे थे बल्कि पहले इनके वालिद साहब चलाते थे और उसके बाद 4 सालों से ये खुद इस क्लिनिक को जो है वो चला रहे थे और लोगों का इलाज कर रहे थे और इनके मुताबिक के लोगों को फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन न जाने कितना नुकसान भी हुआ होगा। ये तो पहला केस ऐसा सामने हमारे आया कि सबा नूर जो कि 8 साल की बच्ची थी जिसे सिर्फ ज़ुकाम की शिकायत में इस क्लिनिक पर लाया गया था और इंजेक्शन लगाया गया डॉक्टर की जानिब से, जो कि बज़ाहिर डॉक्टर ख़ुद को जाहिर कर रहे थे अदनान की जानिब से। ये इनका ये कहना है, अदनान से भी हमारी बात हुई थी तो इनका ये कहना है कि जी बच्ची अभी जब सिंध हुकूमत से सवाल हुआ है तो उन्होंने सिर्फ नशवा के हवाले से बात की है, इस टॉपिक पर तो कोई बात ही नहीं की। तो आपको लगता है सबा के हवाले से किसी किस्म की कोई नोटिस लिया जा सकता है सिंध हुकूमत की तरफ से? जी देखिए, सिंध हुकूमत से इस वक्त उम्मीद लगाना बहुत अफसोस की बात है और अफसोस से मैं कहता हूँ कि उम्मीद कैसे लगाएं। मतलब हाल जो है वो बिगड़ा हुआ है शहर का कि हेल्थ विजिलेंस डिपार्टमेंट कहाँ है, ये कहाँ मौजूद है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो क्यों छापे नहीं मारे जा रहे, क्लिनिक्स पर क्यों नहीं जाया जा रहा, शहर में किराने की दुकानों की तरह ये क्लिनिक्स कैसे खुल रहे हैं। बिल्कुल, ये जाली डॉक्टर्स के खिलाफ, गैर तरबियत याफ्ता हमले के खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए, वरना शायद वो वक्त भी हमें दूर नजर नहीं आता कि फिर ये अताई डॉक्टर्स के लिए सेहत के मामलात को दुरुस्त करने के लिए भी अवाम चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से ही अपीलें करती हुई दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमर रहमान, आप साथ मौजूद थे। मी और अली ज़फ़र के हवाले से बात करती हूँ। इनकी मीशा शफ़ी की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्ज़ाम का सामना करने वाले अली ज़फ़र ने 1 साल बाद खामोशी तोड़ दी है। तो आंखें बरस पड़ी हैं अली ज़फ़र की। कह रहे हैं मीशा शफ़ी ने जिस म्यूज़िक सेशन में हरासानी का इल्ज़ाम लगाया उसके बाद मैसेज भी किया कि सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा। मोहतसिब ने मीशा की दरख्वास्त मुस्तरद की है। कहते हैं अदालत ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी मुकदमा लड़ा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि लोग चाहते हैं कि कैरियर ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। अली ज़फ़र कह रहे हैं कि जिसे जो सवाल पूछना है पूछ ले, मगर सोशल मीडिया पर मुहिम तो ना चलाई जाए। गुलकार कह रहे हैं कि मीशा पर हतक इज़्ज़त का केस किया हुआ है। अली ज़फ़र ने मीशा शफ़ी को मामला तय करने की पेशकश भी की है, लेकिन अली ज़फ़र की अहलिया का मौक़िफ़ इससे कुछ मुख्तलिफ सामने आ रहा है। वो कह रही हैं कि सारे मामले पर शौहर और ख़ानदान को जिस सूरत हाल से गुजरना पड़ा वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। अली ज़फ़र की अहलिया कह रही हैं कि अली ज़फ़र ने इस मामले को छोड़ भी दिया तो वह अंजाम तक ज़रूर पहुँचाएंगी। अली ज़फ़र भी सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल से परेशान है। कहते हैं अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई गई मुहिम का पर्दा चाक करेंगे। अमार जाफरी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं। अमार साहब, इस दुख का इजहार किया अली ज़फ़र साहब ने भी सोशल मीडिया पर जिस तरह से ट्रोलिंग होती है,
अगर हम देख लें मारवी मेमन हो, सहाफ़ी हों, दीगर लोग हों, इसी तरह से सोशल मीडिया पर मामलात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। क्या इतना आसान होता है सियासतदान, सहाफ़ी, शोबे सितारे किसी को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से शिकायतें हैं, इस मसले का कोई हल नहीं है या फ़िलहाल नहीं है? देखिए, मेरी सोच में ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा वाइल्ड एनिमल बन गया है इस वक्त कि कोई भी इसके ऊपर आगे किसी के बारे में कोई बात कर सकता है, कोई कानून नहीं है अभी इसके ऊपर। ये ऐसा ही है जैसे कोई किसी छत के ऊपर खड़े होकर कोई बोलना शुरू कर दे और कोई सीढ़ी ना हो उसके किसी के पास जाकर रोकने की उसको ना। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज आ रही है, ये पक्की बात है। अब तो खतरनाक बात यह है कि फेक न्यूज मशीनें जनरेट कर रही हैं। बाकायदा बहुत बड़ी बड़ी लॉबी कंपनीज बन गई हैं जिनकी जो मशीन जनरेटेड जो चीजें हैं वो उसको बनानी शुरू हो गई हैं कि अब इसके अंदर इशू ये है, अगर इस रेफरेंस से बात करें कि ये 1 साल से इशू जो था ये दब गया था। अब इसे तीसरा किरदार जो मिसेज आई हैं उनके सामने, इसका जरा मुझे एंगल थोड़ा डिफरेंट लगता है थोड़ा सा इसके अंदर कि उनका ये मे भी वो सोच सकती है कि ये मामला क्यों दबाया गया तो इसको उठाया जाए आगे से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सोशल मीडिया पे जब ये खबर आई इस तरह की तो उसकी बाकायदा कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है हमारा, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए कोर्ट के अंदर। और वो जिस कानून के तहत चल रहा है वो कानून बिल्कुल ठीक है। इतना आसान नहीं है सोशल मीडिया पे किसी को जाके बदनाम करना। अली जफर साहब ने भी इसका सबूत दिया है और वो जो खातून है मिशा शफी उन्होंने भी इसका सबूत दिया है। मेरा ख्याल है इस केस को लीगली कोर्ट में ही चलना चाहिए और जो दोनों पार्टीज हैं उनको कोर्ट के अंदर ही अंडर द लॉ इसको सेटल करना चाहिए। अगर इसको सोशल मीडिया पे सेटल करने की कोशिश लेकिन आपने वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अमार साहब के कोई शख्स छत के ऊपर खड़े होकर बोलना शुरू कर दे और उसके पास कोई सीढ़ी भी ना हो तो इससे तो ऐसा महसूस होता है कि शायद इन साइबर बदमाशों को रोकने का कोई तरीका फिलहाल तो नहीं है। जैसे कि आप बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज भी हैं जो ये ट्रोलिंग कर रही होती हैं किसी को बदनाम करने के लिए या फिर किसी को बहुत ज़्यादा मशहूर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमार जाफरी साहब, आप मौजूद थे प्रोग्राम में। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है, कल आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।